कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। ये बाबा साहब की देन है इस देश में कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके, ये बाबा साहब ने दिया है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, भारत की आजादी से लेकर आजाद भारत की रूपरेखा बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह किया, वो भी अपने आप में संघर्ष, देशभक्ति और दूरदर्शिता की एक बहुत अनोखी मिसाल है। बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां जात पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों के संविधान और हिंदुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड़ की प्रस्तावना कर रहा हूं। इसके जरिए हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें साल में बाबा साहब को याद करते हुए हर एक हिंदुस्तानी ये कहता हुआ पाया जाए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। ये बाबा साहब की देन है इस देश में कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके, ये बाबा साहब ने दिया है। उसको याद करते हुए हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ में उसको सम्मान करते हुए और उसको और स्थापित करने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाएंगे इस पूरे वर्ष में। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत की 75 साल की हमारी यात्रा में हमारी पहचान का, हमारे अस्तित्व का, हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। उत्सव के इस अवसर पर अपनी दिल्ली के आसमान को, पूरे आसमान को तिरंगे से सजाएं। हम लोग जब दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सब ने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमने। 200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। हाल में मैंने NSUT में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के एक तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देख के भी वहां से निकलने वाले, द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा, मुझे भी कहा, मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए एकदम मन देशभक्ति से रोमांचित होकर उठता है तिरंगे को लहराते हुए देख के। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार। इन 500 तिरंगों के साथ अध्यक्ष महोदय, इन 500 तिरंगों के साथ, आसमान की ऊंचाइयों में लहराते इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी दिल्ली को आजादी के 75वें साल में इस तरह से सजाएंगे कि आप दिल्ली में भले ही 1 या 2 किलोमीटर अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलें, आपको कहीं शानदार तिरंगा लहराता हुआ नजर आए और आपके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठे, आपके अंदर देशभक्ति का रोमांच भड़क उठे। इसके लिए बजट में मैं 45 करोड़ रुपए का अलग से प्रस्ताव कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर एक बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी सब तैयारी हो गई है। इसके तहत रोजाना 1 पीरियड देशभक्ति की क्लास का होगा और इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान से ओतप्रोत हो। हर पढ़े लिखा आदमी, देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ा के हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कट्टर देशभक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पे बैठे तो रिश्वत लेने का अपराध करना तो दूर, एक रेड लाइट तोड़ने में भी सोचे कि मेरी देशभक्ति पे दाग लग जाएगा अगर मैंने व्यवस्था तोड़ी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे और बखूबी निभाए
वो आपसी भाईचारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति देखें। ऐसा देशभक्त नागरिक हम स्कूलों में तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी से लेकर बाबा साहब तक, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की परिकल्पना एक सुशिक्षित राष्ट्र के रूप में की थी। देश की 95% आबादी आजादी के 75 साल के बाद भी उस क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकी है जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसकी हमारी आजादी के मत वालों ने कल्पना की थी। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें साल में हम इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जन आंदोलन बनाने की। हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को, जो स्कूल से बाहर किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई बढ़िया नौकरी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद में, कोई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम इस साल से शुरू की जाने की संभावना है और हम चाहते हैं कि आजादी के दीवाने ने जो सपना देखा था सुशिक्षित भारत का, उसे पूरा करने के लिए देश का हर एक युवा आगे आए और अपने से अगली पीढ़ी के बच्चों को एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभाए। एक और क्रम, इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में हम एक नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं है। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल दिल्ली में खोलेंगे और इसके साथ ही दिल्ली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों की उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उनकी एनडीए में और सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष महोदय अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवारों के लिए सम्मान और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष अगले वित्त वर्ष 2020-21 में मैं 26 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश में हुए, प्राचीन भारत में हुए हमारे मन और शरीर पर हुए अनुसंधान रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के आधार पर उस वक्त जब दुनिया में मॉडर्न लैब की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त मन और शरीर के विज्ञान को उन गहराइयों तक जाके अनुसंधान कर लिया था, जैसे हम आज की परंपरागत भाषा में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में आज तक समझना संभव नहीं हो सका है। हमने हजारों साल के अभ्यास के बाद विकसित हुई इस परंपरा को नाम दिया था ध्यान और योग की परंपरा। आज हम गर्व करते हैं कि भारत ने पिछले सैकड़ों साल में दुनिया भर के लोगों को तन और मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान और ध्यान योग के रूप में उपलब्ध कराया है। मैंने लॉस एंजलिस के वीडियो देखे हैं जहां पर हजारों लोग हर सप्ताह ध्यान करने के लिए पार्कों में उमड़ के आते हैं। हर सप्ताह समाज में परंपरा बनी हुई है। हमारे यहाँ 1-2 दिन के कार्यक्रम के रूप में योग को जीवन में उतारने के कार्यक्रम तो चलते देखे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर समाज को जोड़ के निरंतर रूप से ध्यान और योग को सामान्य जन को उपलब्ध कराने की योजना नहीं रही है, जिसके कारण जरूरत और जिज्ञासा होने के बाद भी एक आम नागरिक को योग और ध्यान का वांछित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में नागरिकों की मांग पर उन्हें ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स को दिल्ली सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस बार के देशभक्ति बजट में इसके लिए मैं अलग से 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल तक के आजाद हिंदुस्तान में भारतीय गीत, संगीत और कलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें साल में फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल के तहत भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इनका थीम आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल की आजाद यात्रा और 100 साल तक के सपने पर रखा जाएगा, ऐसी हमारी योजना है। दिल्ली सरकार का अध्यक्ष महोदय हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे बुजुर्ग नागरिकों के सम्मान और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था हमारे शहर में उपलब्ध हो। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। अब आजादी की हीरक जयंती हम मना रहे हैं तो हम अपने बुजुर्गों के सम्मान को कैसे भूल सकते हैं। 75वें वर्ष के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कदम यह भी होगा कि हम अपने पूरी दिल्ली के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने के लिए पूरी दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित करेंगे और यह कार्यक्रम दिल्ली में सक्रिय विभिन्न
वरिष्ठ नागरिक संगठनों के साथ मिलकर आयोजित होंगे। इसके लिए अलग से 2 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उन प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करूंगा जो 2021-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है, और मैं समझता हूं कि ये, जैसा मैंने कहा कि 100 साल की दिल्ली, 100 साल का हिंदुस्तान कैसा होगा, उसकी आधारशिला है। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं बात करूंगा। 2020 का वर्ष ऐसा आया कि पूरी दुनिया में 2020 का साल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम हो गया। दुनिया में शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा दौर आएगा दुनिया में, लेकिन शायद यही हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान के शायर वक्त से आगे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के शायरों ने इसकी कल्पना में कुछ लिख दिया था बहुत पहले। बशीर बद्र साहब ने कोरोना के लिए शायद एडवांस में लिख दिया था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। कोरोना के समय, लॉकडाउन, 2 गज की दूरी, कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज की दुनिया है, इसमें फासले से मिलना कानूनी जरूरत है, और कानूनी बात नहीं मानने पर जुर्माना है नए मिजाज की दुनिया में। लेकिन इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय कि जैसे शायर ने पहले लिखा, शायद दिल्ली सरकार भी जाने अनजाने में इसकी पहले से तैयारी कर रही थी। हमने शिक्षा के साथ साथ हमेशा इस सदन से बजट पास किया है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को इंप्रूव करने पर, उसको आधुनिकतम बनाने पर, उसको हर आदमी को सहजता से उपलब्ध कराने पर लगातार काम किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे जाने अनजाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसके लिए तैयारी की जा रही थी। और हमने 6 साल में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया, उसकी प्रगति ने शायद दिल्ली के लिए कोरोना महामारी के दौरान इसके प्रबंधन को सफल बनाया। आजादी के बाद 1951 के पहले जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उस समय दिल्ली में कुल 12 सरकारी अस्पताल थे 1951 के आंकड़ों के अनुसार, और कुल मिला के 17 डिस्पेंसरी थी। अध्यक्ष महोदय, आज इस समय दिल्ली में 38 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, 181 एलोपैथिक औषधालय हैं, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हैं, 27 पॉलीक्लिनिक हैं, 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 46 आयुर्वेदिक यूनानी केंद्र हैं, 22 यूनानी केंद्र हैं, 107 होम्योपैथिक औषधालय हैं, 78 डे शेल्टर होम्स हैं मेडिकल के लिए, 311 नाइट शेल्टर होम्स को कवर करने वाली 22 मोबाइल क्लिनिक्स लगी हुई हैं, और 61 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य को देखभाल के लिए उपलब्ध हैं। महोदय, मैं इन सब संस्थानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टर, नर्स और सभी अस्पताल कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने महीनों तक 24 घंटे दिल्ली वासियों की खूब सेवा की, और बाकी राज्यों से भी जो लोग दिल्ली में आए उनकी भी खूब सेवा की। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।